Today we are going to discuss about circulation and gaseous exchange. It is chapter number 26 from Miller and Harley Zoology. Transport systems in vertebrates and invertebrates will be discussed in this chapter. और इसमें पहला पोर्शन जो बेटे हम पढ़ने जा रहे हैं that is about transport system of invertebrates. इसमें हम invertebrates के coelomic fluid के characteristic, hemolymph as well as उनके blood cells उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे अगर इसमें टाइम हुआ, otherwise it will be discussed later on. Transport system in invertebrates includes all those systems which are responsible for the transport of nutrients as well as transport of gases in invertebrates. तो invertebrates के कुछ ये diagrammatic models इस मेन स्लाइड में भी गिवन है, जो हेडर स्लाइड है कि ये invertebrates के ग्रुप्स हैं जिनमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं. नाइडेरियन हाइड्रा वाला ग्रुप है, उससे पहले स्पंजेस, पोरिफेरा, फ्लैटवर्म्स, राउंडवर्म्स, सेगमेंटेड वर्म्स, एनालिडे एंड देन आर्थ्रोपोड्स. इनके हवाले से हम एक कंपैरिजन डिस्कशन करेंगे यहाँ पे कंपैरेटिव कि इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन से जो है वो नर्वस सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुए. ऑब्वियसली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपनी होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और आयंस का एक बैलेंस रखना होता है, वहीं पे साथ साथ उन्हें मेंटेन करना पड़ता है अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को, रेस्पिरेटरी गैसेस को, साथ साथ जो है वो बाकी बॉडी फ्लूइड्स उनको मेंटेन करना पड़ता है. तो उसको जाहिर है मेंटेन तभी कर पाएंगे जब डिफरेंट पार्ट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर एक रेगुलेशन चल रही हो, या डिफरेंट पार्ट्स के जो सब्सटेंसेस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज हो सके. वैसे भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के सारे बॉडी सेल्स डायरेक्टली एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स इनटेक नहीं कर सकते. इट मींस अगर हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रही है फूड की, तो उस फूड को इंटेस्टाइन से लेकर या इंटेस्टाइन से लेने के बाद जो दूसरे बॉडी सेल्स हैं उन तक पहुंचाने का काम करने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए. सिंपल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनकी तो सारी बॉडी जो है वो डायरेक्ट एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट के साथ आप कह लें कि एक लिंक में है, एक रिलेशन में है, तो वो सारी बॉडी के थ्रू गैसेस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज आसानी से कर लेंगे. लेकिन जैसे जैसे मल्टी सेलुलरिटी डेवलप हुई ऑर्गेनिज्म में, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की वजह से ऐसे सिस्टम्स की जरूरत पड़ी जो इन न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से एब्जॉर्ब करने के बाद दूसरे बॉडी पार्ट से पहुंचा सके. एंड द नेचर ऑफ द सिस्टम, that what kind of system has been evolved in a specific group, it depends upon that size of that organism, size of the organism included in that group, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है. जितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होंगे ऑब्वियसली उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी उतने ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे. लाइफस्टाइल उन ऑर्गेनिजम्स का, वो सेडेंट्री हैं, मोटाइल हैं, ये भी जो है वो एक फीचर हो सकता है इस चीज को डिटरमिन करने के लिए कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस टाइप का है. द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनवर्टिब्रेट को, फिर सेकंड पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे जो है वो वर्टिब्रेट्स को. बिकॉज प्रोटोजोआ आर स्मॉल, जैसे मैं बात कर रहा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एंड दे हैव हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियोज, यानी उनका जो सारा बॉडी एरिया है वो एक्सपोज्ड है, एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज कर सकता है. और जितने भी उनको न्यूट्रिएंट्स या गैसेस या वेस्ट एक्सचेंज करने हैं वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से हो जाएंगे. और अगर आप सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो है वो एक कंपैरिजन करना चाहें तो ये डिफरेंट उन्होंने शेप्स दी हैं. रेडियस, इंक्रीजिंग रेडियस 1, 2 एंड 4, इसमें आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा 1, 2 एंड देन 4. उनका सरफेस एरिया जो सेंटीमीटर स्क्वायर है उसमें उस फॉर्म में जाहिर है वो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा विद इंक्रीजिंग साइज. वॉल्यूम वो भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो एक्सचेंज के लिए है वो ऑब्वियसली कम हो रही है. ये कैसे होता है? अगर हम इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें कि ये हमारे पास एक लार्जर ऑर्गेनिज्म है, लार्जर ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, इस बॉक्स से हम उसको शो कर लेते हैं, और इसी बॉक्स के कंपैरेटिवली ये एक इसी साइज का ऑर्गेनिज्म है जिसके सेल स्मॉलर है लेकिन ऑलमोस्ट साइज सिमिलर है, साइज उसका सेम है. इसी एरिया के अंदर देयर आर 9 सेल सपोज इंस्टेड ऑफ 1 सेल. कि हमारी पूरी बॉडी में एक ही सेल क्यों नहीं है, मल्टीपल सेल्स क्यों है, इसका फायदा क्या है, ये इस डायग्राम से आप देखिएगा. ये जो ग्रीन कलर में मैंने बॉक्स ड्रा किया है
इसमें अगर आप देखें तो एक्सचेंज पॉइंट्स कौन से हैं बेटे, ये एक्सचेंज पॉइंट है, इधर से एक्सचेंज हो सकते हैं सब्सटेंसेस, यहाँ से एक्सचेंज हो सकते हैं, ये एक्सचेंज पॉइंट हो सकता है, ये एक्सचेंज पॉइंट हो सकता है। इन 4 पॉइंट्स के अलावा इस लार्जर सेल में एक्सचेंज पॉइंट्स नहीं है। लेकिन अगर आप इस डायग्राम में देखते हैं, ये देखिए, ये एक्सचेंज पॉइंट्स हैं, ये एक्सचेंज पॉइंट्स हैं, यहाँ पे भी एक्सचेंज हो सकती है, यहाँ पे भी, देयर आर मल्टीपल एक्सचेंज साइट्स, इधर भी, फिर ये भी एक्सचेंज साइट्स हैं, ये जितनी लाइंस में ड्रॉ करूं, हालांकि इससे भी ज्यादा, ये डबल लाइंस इधर आनी चाहिए। तो ये देखिए मल्टीपल टाइम सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करता है, एक्सचेंज एरिया इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है, जैसे जैसे एक सेल का बढ़ेगा, आप कह लें सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, तो उसका एक्सचेंज एरिया जो है वो, अगर आप कहें जस्ट कि उसकी जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सचेंज एरिया उसका कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स साइज। ये उस रेशियो को शो कर रहा है इस डायग्राम के अंदर। सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, if they are larger, they are having more cells rather than having larger cells. केवल लार्जर ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनके सेल का साइज स्मॉल होगा और उनका बॉडी साइज अगर लार्जर है, ताकि सेल्स के साथ जो है वो एक्सचेंज करना या एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो उसमें इजाफा हो। इसीलिए ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स हैं वो लार्जर सेल्स की बजाय स्मॉलर सेल्स हैं, जो उनको एक्सचेंज के काबिल बनाते हैं, ये एक्सचेंज को फैसिलिटेट करते हैं बेटा। In case of protozoa, the plasma membrane and cytoplasm, they are the media through which material diffuse to various parts of the organisms, between the organism and the environment. जबकि higher organisms के अंदर proper systems हैं। सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल कोट की गई है स्पंजिस। स्पंजिस you know they belong to phylum Porifera, और phylum Porifera में हमारे पास simplest animals भी इनको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्पंजेस, उनके अंदर कोई स्पेसिफिक वेल डेवलप्ड या वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम तो नहीं है, लेकिन इनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कुछ पोरस स्ट्रक्चर्स है, जिनके थ्रू वाटर इनलेट या वाटर आउटलेट, इसकी जो मूवमेंट है उसको रेगुलेट किया जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव स्टडीड इन द इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिटी। इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिटी में आपने बात की है कि इनलेट पोर्स को ऑस्टिया कहते हैं। देयर आर मल्टीपल स्मॉलर पोर्स which are known as ostia, singular है बेटा इसका ostium। इनके थ्रू वाटर एंटर होता है स्पंजिस की बॉडी में, और स्पंजिस की बॉडी के अंदर जो कैविटी है वो एक ही है, दैट इज स्पॉन्जोसील। उस स्पॉन्जोसील कैविटी में जब वाटर एंटर होगा तो वाटर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक्सचेंज होंगे, या स्पंजिस ने अगर कोई गैसेस एक्सचेंज करना है वो इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। जो आउटलेट है, आउटलेट पॉइंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ वाटर, वो है स्पंजिस के अंदर ऑस्क्यूलम। सिंगुलर हो तो ऑस्क्यूलम, ज्यादा हो तो ऑस्क्यूला। तो ये वेरी करता है स्पंजिस के अंदर कि दो तरह के जो है वो आपके पास एक इनलेट ओपनिंग और एक आउटलेट ओपनिंग इस पोरस बॉडी में। इसके अलावा स्पंजिस के जो टाइप हैं, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन, उनमें जैसे जैसे कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो उनके जो ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम है ये भी थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता जाएगा। सेकेंड ग्रुप जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यहाँ पे कोड किया गया है या जिसकी एग्जांपल साइट की गई है, दैट इज बेसिकली नाइडेरियन सिलेंट्रेट सच एज हाइड्रा, सी एनिमोन, जेलीफिशेस, दे बिलोंग टू दिस ग्रुप। इनके अंदर एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है बेटे, एंड दैट गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज बेसिकली देयर सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल। एक ही इनके अंदर माउथ ओपनिंग है, आपने पढ़ा हुआ है इस सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से भी, कि उसी से वाटर न्यूट्रिएंट्स एंटर होते हैं और उसी पाथवे से वो वाटर या न्यूट्रिएंट या दूसरे सब्सटेंसेस एग्जिट भी करते हैं। एक ऐसे सिस्टम जिसमें इनलेट ओपनिंग और आउटलेट ओपनिंग सेम हो उसे कहते हैं सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम। और यही कैविटी इनकी, जिसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। गैस्ट्रो वर्ड रेफर करता है उनके गैस्ट्रिक यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को, और वेस्कुलर ये जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से आप इसको याद रख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इनका यही है, इसी कैविटी के अंदर है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी यही है, सेम है। इसीलिए इस कैविटी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का नाम दिया जाता है कि एक्सचेंज पॉइंट है इनके अंदर। अच्छा बेटा, इसके अलावा अगर आप इसमें देखें डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से हाइड्रा के अंदर,
तो हाइड्रा का डाइजेस्टिव सिस्टम ही यूं कह लें कि इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और इसी के क्रॉस एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस एक्सचेंज होगा। थर्ड जो एग्जांपल कोट की गई, दैट इज द एग्जांपल ऑफ अ प्लेनेरियन ऑर्गेनिज्म, प्लेनेरियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या उसको हम कहते हैं ये प्लेटीहेल्मिन्थस का जो है वो मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। फ्लैटवर्म से प्लेटीहेल्मिन्थस में आप दो टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हो, एक वो जो पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक में कोई स्पेसिफिक टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, रीजन कि उनके ज्यादातर सिस्टम सिंप्लीफाइड एंड डाइजेस्टिव, ट्रांसपोर्ट वगैरह वो आइसोटोनिक से होते हैं एक्सटर्नल बॉडी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो उनको ज्यादा डेवलप ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं रहती ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन देयर होस्ट सेल, होस्ट पे डिपेंडेंस की वजह से। लेकिन अगर हम बात करें फ्री लिविंग फ्लैटफॉर्म्स की, दोस फ्लैटफॉर्म्स व्हिच आर लिविंग इन द फ्री एनवायरनमेंट, जैसे फ्रेश वाटर में अगर प्लेनेरिया रह रहे, तो प्लेनेरिया को एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, और इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसकी बेसिकली गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ही है। इसके हवाले से आपने पढ़ा हुआ कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें भी एक सिंगल ओपनिंग ही है जो इवर्सिबल फेरिंग्स के थ्रू प्रोट्रूड कर रही होती है बॉडी से। यहाँ पे इसका माउथ होता है, इस पॉइंट पे जहाँ पे रेड स्पॉट है, और ये जो येलो स्पॉट जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के साथ शो किया है, बेटा ये इवर्सिबल फेरिंग्स है। वैसे प्लेनेरिया कुछ गैसेस एक्सचेंज जर्नल बॉडी सरफेस से भी कर सकता है, कि ऑक्सीजन जो है उसका इनटेक या CO2 उसकी रिमूवल, ये जर्नल इसके बॉडी सरफेस से भी पॉसिबल है, जर्नल बॉडी सरफेस से भी एक्सचेंज हो सकता है। बिकॉज और गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये भी इसकी पूरी बॉडी में एक्सपेंडेड है, जो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट को इजीली ट्रांसपोर्ट करेगा। Branch gastrovascular cavity runs close to all body cells. Diffusion distances for nutrient, gases as well as waste, they are quite short. And body movement help to distribute material to the various parts of the body. Ciliated organism है, ये भी इसमें cilia होते हैं, जब ये मूव करता है तो उस मूवमेंट की वजह से कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप होंगी बॉडी में, जो कि न्यूट्रिएंट्स की फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन को पॉसिबल बनाएंगी, ताकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके बाकी बॉडी पार्ट्स। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज उन्होंने बताया दैट दीज एनिमल्स टू रिलेटिवली स्मॉल साइज और टू शेप्स दैट मेंटेन स्मॉल डिफ्यूजन डिस्टेंसेस, इट लिमिट्स दीज एनिमल्स टू रिलेटिवली स्मॉल साइज, कि लार्ज साइज को सपोर्ट नहीं करता। इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी साइज जो आपको नजर आएंगे, दे आर मोस्टली स्मॉलर एज कंपेयर टू द organisms which are having well developed or better transport systems. उनके अंदर जो है वो बॉडी और जो साइज है वो लार्जर हो सकता है, बट ऐसे सिंपल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ लार्ज बॉडी साइज को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग स्मॉलर बॉडी साइजेस। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट्स में जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ये है बेटा सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोम हमें नजर आती है राउंड वर्म्स में, एस्केलमेंथिस और सब निमर्टियंस उनके अंदर। रोटिफर्स इसमें एग्जांपल आते हैं, गैस्ट्रोट्राइका फाइलम आपने पढ़ा था, एक स्मॉल फाइलम इनवर्टिब्रेट्स। नेमाटोड्स, राउंड वर्म्स, दे यूज द सिलोमिक फ्लूइड ऑफ द बॉडी कैविटी फॉर ट्रांसपोर्ट। इनकी सिलोम ट्रू सिलोम नहीं होती, ब्लास्टोसील से डेवलप होती है, उसे हम कहते हैं फाल्स सिलोम या फिर इनकम्प्लीट सिलोम कह लें आप। सिलोम है क्या? बेसिकली एक ऐसी बॉडी कैविटी जिसकी हर साइड पे इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ मेसोडर्मल सेल्स हो। इन इनवर्टिब्रेट्स में सिर्फ एक साइड पे मेसोडर्मल सेल्स होते हैं, दैट्स व्हाई इनको जो है एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे ट्रू सिलोम रिटेन करने की बजाय फॉल्स सिलोम रिटेंशन के, इनमें फॉल्स सिलोम जो है वो मौजूद है। इनमें भी अक्सर एनिमल स्मॉल हैं और इनकी जो मूवमेंट्स है अगेंस्ट द सिलोमिक फ्लूइड, वो मूवमेंट ही सिलोमिक फ्लूइड को मूव करवाएंगी, और उस सिलोमिक फ्लूइड के अंदर डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स और गैसेस उनको बॉडी तक ट्रांसफर किया जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसमें कुछ दूसरी एग्जांपल्स अदर इनवर्टिब्रेट्स की, एक्ट्रोप्रॉक्ट्स हैं, काइनोडर्म्स हैं या स्पाइनोकुलेंस हैं। दे आल्सो डिपेंड लार्जली ऑन द बॉडी कैविटी एज अ सिलोमिक ट्रांसपोर्ट चैम्बर, कि उनमें भी वो सिलोमिक बॉडी कैविटी पे ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए डिपेंड कर रहे होते हैं। और इस डायग्राम में एक सिंपल प्लान गिवन है, माउथ,
एनस ये इनकी डाइजेस्टिव ट्यूब है, और जो न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होगा, जैसे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो रहे हैं सिलोमिक फ्लूइड में, या वेस्ट इस सिलोमिक फ्लूइड से, जो सिलोमिक फ्लूइड में कहाँ से वेस्ट है, बॉडी सेल्स, वो आ रहे हैं इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू, से एक्सक्रीट हो जाएंगे, या एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है सेपरेटली, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो भी रिस्पॉन्सिबल एक्सक्रीशन के लिए, but some of the waste, some of the nutrients, they are exchanged across digestive tract as well. तो ये सीडोसिलोम ग्रीन कलर में इनको फ्लूइड शोन है इधर, और सेंट्रल जो ट्यूब है बेटा, ये इनकी डाइजेस्टिव ट्यूब है जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। वेल, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट ग्रुप की, तो नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास यहाँ पे डिस्कस किया गया है, दैट इज बेसिकली मोलस्का, फाइलम मोलस्का। मोलस्का के जो मेंबर्स हैं उनके हवाले से इसको डिस्कस किया गया। Beginning with the mollusk, transport function occurs within a separate circulatory system. अगर हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपरली डेवलप हुआ है, तो वैसे एनालिडा, अगर उनके एवोल्यूशन को हम कंसीडर करें कि इससे पहले इवॉल्व हुए, तो एनालिडा में भी सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है इनवर्टिब्रेट्स के केस में, और वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। जबकि फाइलम मोलस्का, जिसमें आपने 6 जो है वो क्लासेस पढ़ी हुई हैं, इसमें फर्दर 6 क्लासेस हैं, उसमें सिफेलोपोड जो कि एक डेवलप्ड क्लास है इसकी, उनके अलावा बाकियों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कशन आएगी अभी दोबारा से, कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बॉडी फ्लूइड, जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जैसा कि ब्लड, वो बॉडी कैविटीज के अंदर जाता है, बॉडी कैविटीज में डायरेक्टली सेल्स के साथ कांटेक्ट करता है। लेकिन अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो कभी भी सेल्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही रिटेन रहता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो यहाँ पे बात की गई है मोलस्का के हवाले से, दैट अ सर्कुलेटरी सिस्टम, अ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियो मीन रिलेटेड टू द हार्ट एंड वैस्कुलर ब्लड वेसल से रिलेटेड, is a specialized system in which a muscular pumping organ, heart, it moves a fluid medium called either hemolymph or blood in a specific direction, determined by the presence of unidirectional blood vessels. कि अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उसके अंदर ब्लड वेसल जो है वो यूनिडायरेक्शनल वे में फ्लो करवा रही हैं ब्लड वेसल्स, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसी ग्रुप के मेंबर्स में है। वैसे यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको ये फ्लो चार्ट नजर आ रहा होगा, इसमें क्लोज ब्लड वेसल्स है। यहाँ पे एग्जांपल तो एनालिडा की उन्होंने साइट की है कि क्लोज ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर ही फ्लूइड जो है हमेशा रहेगा। यहाँ पे आप नोट कीजिए, जो बॉडी सेल्स है उनके पास जाके ब्लड वेसल्स ओपन हो रही है, और एक दफा जो है वो बॉडी सेल्स के अंदर डायरेक्ट ब्लड जो है वो मूव कर रहा है, उनको बात कर रहा है, और फिर वापस जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड मूव कर रहा है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा में एग्जांपल्स मिलती हैं, या मोलस्का के कुछ जो है मेंबर्स, उनके अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा लिखा है, the common fluid of some invertebrate also has a circulatory role, either in contact with or instead of the hemolymph or blood, कि उनके अंदर भी इसका जो है वो सर्कुलेटरी रोल हो सकता है। Well, that was all about